हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेप्शनल इंसान। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। एग्ज़ाम्स अब आपके आने वाले हैं, नोटिफिकेशन भी रिलीज़ हो जाएंगे। अब अप्रैल का महीना तो आने वाला है और अप्रैल से आपको सीए वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से करनी है। और उसके बाद अप्रॉक्स जून जुलाई में नोटिफिकेशन आने लग जाएंगे और फिर डायरेक्ट एग्ज़ाम से एग्ज़ाम्स आएंगे। तो मेरे पास बहुत सारी डिमांड आ रही थी क्वांट की वीडियो बनाने की, कि क्वांट का जो मेंस वाला पार्ट है उसको कैसे करें। प्री वाला मैं पहले ही शेयर कर दिया था। तो मेरा स्कोर कार्ड देखने के बाद मेंस के लिए बहुत सारे मुझसे पूछ रहे थे कि क्वांट को आपने कैसे किया है। क्वांट में 32 मार्क्स, आईबीपीएस पीओ मेंस में बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इतने लेके आ रहे हो। तो मेरे पास कई लोगों के मैसेज आए थे, तो इस वजह से मैं इस वीडियो को बना रही हूँ क्वांट को। वैसे मैं पहले इंग्लिश की बनाने वाली थी, इंग्लिश या सीए, बट क्वांट की जिस तरीके से डिमांड आई तो मैंने सोचा पहले क्वांट की बना देती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना क्वांट की स्ट्रेटजी को शेयर करूँगी कि मैंने कैसे शुरू किया मेंस का प्रिपरेशन, कैसे मैंने मॉक्स दिए, कैसे मैं इतने अटेम्प्ट्स कर पाई और कैसे मेरे 32 मार्क्स तक मैं पहुँच पाई। तो आज की ये वीडियो में मैं ये सब कुछ शेयर करूँगी। वैसे मेरा जो स्कोर कार्ड था वो ऑनेस्टली मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और बिल्कुल जब मैंने उससे पहले नहीं देखा था, तो बाकी के मार्क्स तो मेरे पता नहीं जाने कहाँ चले गए, कैसे ऐसे हो गए। बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड स्कोर था मेरा उसमें। क्वांट का तो खैर मुझे लगता ही था, पता था कि 30 प्लस उसमें जाएंगे, बट वो थोड़ा होता ना कि क्या पता कुछ गलती हो गई हो उसमें। तो मैं थोड़ा ऐसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद 28 से थोड़ा 30 प्लस, मतलब इस अराउंड रहेंगे, 28 प्लस -5 इस तरीके से। तो मतलब माइनस तो नहीं हो सकते, बट हाँ +5 में कितने भी चले जाएं, तो ऐसा मुझे लग रहा था। तो क्वांट का तो मेरा ठीक था, लेकिन बाकी का थोड़ा ऐसा ही हो गया था, पता नहीं क्या। उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो अपनी क्वांट की मैं अपना शेयर करती हूँ आपको। लेट्स गो। तो देखिए, क्वांट का मैंने क्या किया था कि जैसे मैंने अपना प्री का जैसे मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, तो मुझे लगता था कि अब मैंने कंसेप्ट क्लास तो कर ही लिया है, तो अब मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही आ जाएगा कि जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा मतलब लेवल बढ़ा के क्वेश्चंस आ जाएंगे, कंसेप्ट तो वही रहेंगे ना। तो मैंने इस चक्कर में क्लासेस लेना बंद कर दिया। मेरा जो मेन फोकस था वो था प्रैक्टिस पे, कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ अपनी, और प्रैक्टिस से ही मैं आगे के जो जो अंडरस्टैंडिंग है मेंस की उसको मैं कर पाऊंगी, समझ पाऊंगी। और ये ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी उस टाइम पे, कि मैंने क्लास को लेना छोड़ दिया। मैंने सिर्फ प्री के लिए क्लास करी, मेंस के लिए मैंने छोड़ दी। तो मैं क्या करती थी कि जैसे ही मेरा प्री क्लियर हो गया था, मतलब प्री का मेरा कंप्लीट हो गया, तो मैंने मेंस के लिए डायरेक्ट मॉक्स देना शुरू कर दिया। कि अब क्योंकि मेरे पास उस टाइम कंटेंट नहीं था, ना ही मुझे पता था कि कंटेंट कहाँ से मिलेगा, तो मैंने डायरेक्ट मॉक्स देना शुरू कर दिया कि मॉक्स में मैं मतलब अपना दूंगी मॉक्स, और उसके बाद एनालिसिस के टाइम पे मुझे कंटेंट भी मिल जाएगा मेंस का सॉल्व करने के लिए, और मतलब मैं सॉल्व भी कर पाऊंगी उन्हें। तो उस टाइम पे मेरे साथ क्या होता था कि जो मेंस के मेरे मार्क्स आते थे ना, क्वांट में, मैं सिर्फ क्वांट की बात कर रही हूँ, क्वांट में जो मेरे मेंस के मार्क्स आते थे वो आते थे लाइक 1 नंबर आ गया, 2, ढाई, 3। और कभी मेरे मार्क्स अगर 8, 10, 12 आ जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि बस अब तो मैं जीत गई, मतलब मेरे को आ गया क्वांट, बस अब कुछ नहीं। बट ऐसा बहुत ही माइनर केसेस में होता था। तो जो चीज मैंने रियलाइज करी वो ये थी कि अंकुश सर जो हमें रीजनिंग पढ़ाते हैं वो हमेशा बोलते थे कि अगर तुम मार्क्स अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी प्रैक्टिस से कुछ भी कर लोगे, तो तुम बहुत गलत हो। अगर कोई एजुकेटर मेंस की क्लास ले रहा है या किसी भी पर्टिकुलर चीज की क्लास ले रहा है, तो वो पागल नहीं है कि बस ऐसी क्लास लिए जा रहे हैं। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा ना जो वो हमें पढ़ा रहे हैं उस चीज में, मेंस की क्लास में। तो मैंने बस यही सोच के मैंने सोचा कि एक बैच में कर लेती हूँ मेंस का, जिससे कि मैं मेंस को समझने लग जाऊं। तो वो जिस दिन मैं इस चीज को समझी, उसी दिन से मेरा वो प्लस पॉइंट हो गया। मैंने एक मेंस का बैच पकड़ा। तो अनअकैडमी था उस टाइम पे मेरे पास में। तो मैंने आशीष सर से मैंने किया था अपना, तो मैंने उन्हीं की क्लास करी मेंस की भी। तो उनका एक बैच था ड्रीम डीआई नाम से। मैं हमेशा डीआई में फंसती थी मेंस में, तो मैंने ड्रीम डीआई वाला कोर्स किया। तो उसमें ना थोड़ा मतलब लेवल, छोटे लेवल से थे क्वेश्चंस, धीरे धीरे उसमें लेवल बढ़ा था। तो जो ज्यादा ही प्री लेवल के क्वेश्चंस थे उनको, वो वाली क्लासेस मैंने स्किप कर दी थी। मैंने मेंस लेवल का कंटेंट वहां से उठाया था। फिर जब ड्रीम डीआई लेवल जो क्लास थी मेरी, जो पूरा बैच था वो मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने कोई भी बैच नहीं लिया। क्योंकि फिर उस वक्त मैं समझ गई थी कि मेंस की अप्रोच ऐसे होती है, इसमें क्या हमें कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, अंडरस्टैंडिंग है ना। तो ये चीजें कुछ डेवलप हो गई थी उस एक बैच को कंप्लीट करने के बाद। अब मेरा शुरू से यही टारगेट था कि अगर मैं एक बैच में मेंस को समझ जाती हूँ तो मैं एक बैच करूंगी, और अगर एक बैच के अलावा मुझे और अगर जरूरत
पढ़ रही है, मतलब मैं मेंस को नहीं समझ पा रही हूँ, उसके क्वेश्चंस अभी भी नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मैं नेक्स्ट बैच जरूर ट्राई करूंगी। लेकिन मेरे एक बैच करने के बाद मैं मतलब इतना मैं समझ चुकी थी कि मेंस के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। एक दो चीजें रहती हैं मेंस के क्वेश्चंस में, एक लॉजिकल, एक अंडरस्टैंडिंग। तो लॉजिकल क्वेश्चंस कैसे करने हैं, अंडरस्टैंडिंग, और सॉरी एक कैलकुलेटिव, एक लॉजिकल और एक कैलकुलेटिव। तो कैलकुलेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे इजीली करना है, लॉजिकल क्वेश्चंस को कैसे समझना है। लॉजिकल क्वेश्चंस में अगर आपने लॉजिक समझ लिया तो वो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में आपने अगर आपकी जो कैलकुलेशन पे अगर आपकी अच्छी अच्छी अगर स्पीड है तो आप वो भी कर सकते हो आराम से। तो ये चीजें मैं समझ चुकी थी। इसके बाद फिर मैं वापस से मैंने मॉक्स पे जाना शुरू किया, लेकिन फिर भी ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं था। हाँ, बस ये था कि 2 3 4 जो नंबर आ रहे थे उससे थोड़ा सा ऊपर हो गया कि 8 10 12 इतने नंबर मेरे आने लग गए। तो सबसे पहली चीज जो मैंने इससे सीखी कि आपको मेंस का कोई भी बैच करना है, ठीक है, एक बैच करो। अगर एक बैच के बाद आपको ऐसा लगता है कि अभी हम मेंस को ठीक से नहीं समझे हैं, अभी हमारे मेंस के क्वेश्चन ठीक से नहीं बनने लगे हैं, तो आप दूसरा बैच भी कर लो, ठीक है। दूसरा बैच करने के बाद अब 2 बैच में आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप मेंस के क्वेश्चंस को समझने लगो। और उसके बाद क्लास करना एक तरीके से मुझे ये लगता है कि जितनी फिर तुम क्लास में टाइम दे रहे हो उससे अच्छा उतनी फिर तुम सेल्फ प्रैक्टिस में टाइम दो। अब देखो, किसी के पास पेड कोर्सेज हैं, किसी के पास नहीं है, तो इसमें मैं ये बोलती हूँ कि बहुत सारे जो एजुकेटर्स हैं वो वाईटी पर अपने सेशंस लेते हैं यूट्यूब पर। जैसे आशीष सर की भी चेक वो प्लेलिस्ट डली हुई है, तो मैंने एक आध को शेयर भी करी थी। तो आप वहां से, जैसे मेंस मेड इजी नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो आप वो कर सकते हो, वहां से आप वो क्वेश्चंस को समझिए। इसके अलावा आपको किसी भी और, मतलब एक बार पहले वो प्लेलिस्ट कर ली, उसके बाद आप किसी मान लो और एजुकेटर से पढ़ रहे हो तो उनकी प्लेलिस्ट को कर लीजिए। अब ना कंटेंट का थोड़ा रह जाता है कि अभी एक प्लेलिस्ट में जितना कंटेंट था वो हमने सारा कर लिया, बाकी का कंटेंट कहाँ से लाएं, और साथ में हमें समझने के लिए सोल्यूशन भी चाहिए। तो आप उसमें ऐसा कर सकते हो कि आपका मान लो पर्टिकुलर एजुकेटर का वो कंटेंट खत्म हो चुका है, आपने वो यूट्यूब वाला कर लिया पूरा, आप किसी दूसरे एजुकेटर की क्लास पे जाइए, वाईटी वाली क्लास पर। उसके बाद आप उनके जो कंटेंट है, उनकी जो वीडियो है, उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ को खुद से सॉल्व कीजिए। अगर खुद से हो गया तो ठीक है, अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो फिर आप उनकी क्लास में जाके उसको सॉल्यूशन को करिए वापस से, मतलब उनकी जो सॉल्यूशन है उसको देखिए और उसके बाद खुद से कर लीजिए। तो यहाँ तक आपको क्लासेस को ऐसे करना है। नेक्स्ट वन थिंग आती है कि जब आप इतना कर चुके हो, क्लासेस को कर चुके हो, उसके बाद आपको और कंटेंट कहाँ से मिलेगा खुद की प्रैक्टिस के लिए। तो देखो, ये ना आशीष सर, मैं हमेशा आशीष सर को रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि शायद और भी किसी के कंटेंट हो तो मुझे उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जो मैंने किया है मैं वही आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। तो मैंने की थी आशीष सर की, जितनी भी उन्होंने चेकलिस्ट दे रखी हैं मेंस के लिए वो मैंने सारी कर ली थी। जैसे कि मेंस मैगजीन थी एक, विजेता नाम से थी, जो उन्होंने सबसे पहले दी थी, वो मैंने की थी। इसके अलावा अभ्यास प्रो भी दी थी उन्होंने, वो भी की थी। तीन तीन है आई थिंक उनकी, और भी अभी दे दी हो तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो तीन, अगर आप तीन भी कर लोगे ना तो भी आपकी मेंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप ये कर सकते हो। इसके अलावा हर मंडे को आशीष सर मंडे को चेकलिस्ट देते हैं मेंस की, तो आप उसको मत छोड़ो, उसको आप हमेशा डेली डेली करते रहो, मतलब हर मंडे को करते रहो, ठीक है। तो उसको वो आपको स्किप नहीं करनी, प्री की देते हैं बाकी डेज पे और मंडे को देते हैं मेंस की, तो आपको वो भी नहीं छोड़नी है। यहाँ से आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो विजेता मैगजीन है ना, उसमें कैलकुलेटिव चीजें ज्यादा है, तो वहां से आप कैलकुलेटिव चीजों को सीख जाओगे। इसके अलावा एक ड्रीम डीआई नाम से आशीष सर की बुक है ना, तो उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है। और अगर आपको पीडीएफ से नहीं कर रहे हो आप, मैंने सोचा था, मैंने भी जब ड्रीम डीआई करी थी तो मैंने सोचा था मैं पीडीएफ से कर लूं, लेकिन पीडीएफ से ना दिक्कत आ रही थी करने में, लाइक पहले ऊपर क्वेश्चन करो फिर नीचे जाके उसके आंसर को देखो, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तो इस वजह से मैंने बुक मंगा ली थी। तो ज्यादा महंगी बुक नहीं है, कुछ 300-400 की रेंज में है वो, तो आप वो बुक मंगा सकते हो ड्रीम डीआई। उसमें लेवल 4 और लेवल 3 के क्वेश्चन मीन्स रिलेटेड हैं, तो आप वो कर सकते हो। ये आपका सारा कंटेंट यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आती है मॉक्स, कि आपकी अब प्रैक्टिस हो चुकी है तो अब आप मॉक्स कहाँ से करोगे, और मॉक्स मतलब कैसे करोगे, मॉक्स को अटेम्प्ट कैसे करना है। मेन चीज ये होती है कि बहुत सारी लोगों की यही दिक्कत है कि उनको मेंस का सारी चीजें आती है कि क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्वेश्चंस उन पे आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मॉक में मार्क्स कैसे बनाने हैं, वो चीज नहीं आ पाती है समझ में। तो जैसे कि जो इस बार जो आईपीएस पीओ मेंस का जो एग्जाम था उसमें क्वांट बहुत ही डुएबल थी, इसी वजह से मेरे 32 मार्क्स आ पाए। तो मेन चीज उसमें ये थी कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे और क्या उसमें करना था कि हम इतने मार्क्स को स्कोर कर पाए, तो वो चीज यहाँ पे समझने वाली हो जाती है। तो इसके लिए मैं ये बोलूंगी कि जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर मॉक ले रहे हो,
सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ, हमेशा हार्ड मॉक्स की तरफ जाओ, आप इजी मॉक्स पे कभी मत जाओ, स्पेशली मेंस के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो इसमें मैं जो मॉक सजेस्ट करती हूँ वो गाइडली और स्मार्ट कीरा, क्योंकि जो स्मार्ट कीरा है वो लॉजिकली क्वेश्चंस पर बेस्ड है और जो गाइडली है वो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पर बेस्ड है। तो आप ये दोनों मॉक्स में से कोई सा भी कर सकते हो। स्पेशली अगर आपको थोड़ा मतलब स्मार्ट कीरा का थोड़ा सा महंगा है, ज्यादा नहीं, बट अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप दोनों को कर लो, और आपको पहले कोई और लेना है, बाद में धीरे धीरे करके कोई और लेना है, तो आप पहले गाइडली को ले लो, उसके बाद स्मार्ट कीरा को ले सकते हो। गाइडली बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई भी मॉक लिया, तो आपको जैसे आप मॉक लोगे तो उसमें ना सबसे पहले तो आपको एक तरीके से स्किमिंग करनी है। स्किमिंग कैसे कि आपको क्वेश्चंस को देखना है पूरे एक 1 से लेकर के जो लास्ट तक क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को आपको देखना है कि इसमें कौन से क्वेश्चंस डुएबल हैं, कौन से क्वेश्चंस डुएबल नहीं है। और जैसे ही आप स्किमिंग करोगे ना, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन उसमें बहुत ज्यादा इजी लग रहा है कि इसको तो मैं बस इसको छोड़ूं क्यों, मतलब मैं जब स्किमिंग कर ही रही हूँ तो मैं इसको छोड़ूं क्यों, ये तो आसानी से हो जाएगा। तो आप जो एक राउंड होगा ना आपका स्किमिंग करने वाला, उस स्किमिंग में जो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो विद इन जस्ट मिनट्स, तो आप वो क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन को कर लो। फिर उसके बाद जब आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, उस राउंड में आप ये चीजें देख लो कि आपकी यहाँ पे कौन सी डीआई डुएबल थी, कौन सी डीआई टाइम लगाने वाली थी, है ना। ये चीज आपको करनी है। तो पहले राउंड में आपको क्या करना है, लाइक जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाती है ना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को आप कर सकते हो पहले राउंड में, और नंबर सीरीज होती है, सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चंस होते हैं। और इसके अलावा अर्थमेटिक का अगर कोई डुएबल क्वेश्चन है, अगर वेरिएबल बेस्ड है, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि शायद टाइम ले सकता है, तो शायद वाली चीज पे एग्जाम में कभी भी टाइम नहीं लगाना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहले जो 1 लाइनर्स क्वेश्चंस थे जो आपको डुएबल लग रहे थे कि आप एक ही बार में कर लोगे, आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा, तो आप उसको कर लो। जहां पे भी आपको ये लग रहा है कि शायद हो जाए, ट्राई करके देख लूं, तो वहां पे ट्राई करके नहीं देखना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो वहां पे ट्राई करने वाली चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको एक राउंड में ये कर लेना है। फिर दूसरा राउंड जब आप लगाओगे तो उसमें आपने जो डीआई आपको वो लगी थी कि जो डीआई डुएबल थी, उन डीआईज को उठाना है। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे हम पहले राउंड में जा रहे हैं, तो हमें कोई पहली डीआई मिली, वो डीआई हमको लगती है कि यार ये डुएबल डीआई है, इसको मैं अभी इसी राउंड में कर लेती हूँ, वापस से आऊंगी तो और देख लूंगी बाद में। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसी डीआई में हम फंसे रह जाते हैं, आगे के क्वेश्चंस को हम देख ही नहीं पाते हैं। तो डीआई में आप हमेशा आगे तक जाओ, उसके बाद ही देखो, क्या पता उससे भी इजी और कोई डीआई हो वहां पे, है ना। तो आपको एक दूसरे राउंड में आपको सारी पहले डीआई को देख लेना है कि कौन कौन सी डीआई डुएबल है और कौन कौन सी डीआई डुएबल नहीं है। इसको हमें सबसे लास्ट में लेना चाहिए। तो आप डुएबल डीआई को करिए, उसके बाद आप उन क्वेश्चन आपके, अब ना देखो इतने टाइम के बाद ना थोड़ा बहुत ही टाइम रह जाएगा। जैसे आपने डुएबल डीआई को कर लिया और जो 1 लाइनर्स थे उनको कर लिया, इसके बाद थोड़ा बहुत ही टाइम रह जाता है मॉक में या फिर एग्जाम में। तो उस अगर आपको लग रहा है कि जैसे 20-25 मिनट रह गई हैं और आप एक डीआई और कर सकते हो, 2-2 नंबर वाली जो डीआई रहती है आप उसको और कर सकते हो, तो आप उस डीआई में आप अपना टाइम दे सकते हो, शायद 10 से 15 मिनट उसमें लग जाए, 15 से 20 मिनट। ठीक है, लेकिन अगर आपका टाइम कम रह गया, लाइक 10-15 मिनट रह गई हैं, 5-10 मिनट रह गई हैं, तो उस टाइम पीरियड में आप डीआई की तरफ मत जाओ, आप जाओ जो 1 लाइनर्स आपके छूट गए थे, जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे आपके, और जो आपको लग रहा था कि इसमें वेरिएबल बनेगा, है ना, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आपके छूट गए थे आप उनकी तरफ जाइए और इस तरीके से आप मॉक को अटेम्प्ट करिए। और ऐसे करोगे तो मतलब मैं बोल सकती हूँ मैं कि आपका आराम से हो जाएगा, अच्छे आप स्कोर कर सकते हो उसमें, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। इवन अभी मैंने जो क्वांट का मॉक, अभी क्वांट का तो नहीं दिया, बट मतलब मैं जो देती हूँ हमेशा, तो मैं ऐसे ही करती हूँ जब से मेरे को ये अप्रोच पता चले कि ऐसे करके करना चाहिए। और आई थिंक ये आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मेरा यहीं पे हो जाता है एंड, क्योंकि मॉक तक ही आपको देखना है। और इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ जानना है मेरे से, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनली भी डीएम कर सकते हो। इवन ग्रुप और चैनल भी है, तो आप वहां पे भी जाके आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप मेरे से बोल सकते हो वहां पे। मैं अपनी टेलीग्राम ग्रुप की और चैनल की लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसके अलावा कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे से बोल सकते हो। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।